नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन और जानकारी जब भी हम नई वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक पे अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन और जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसमें वर्किंग किस टाइप से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को यूज़ करने का जो मेन पर्पज़ है वो है स्टील को मेल्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो स्टील हमारे पास स्टील स्क्रैप की फॉर्म में आएगा उसको हम फर्नेस के अंदर डाल देंगे और उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद उसको फर्दर कास्टिंग की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस है यह स्टील अलॉयज़ को मेल्ट करने के लिए काफ़ी पॉपुलर है और इसकी जो रेंज है वो लेबोरेटरी यूनिट के लिए कुछ किलोग्राम से लेके ये 100 टन तक के बैच को ये मेल्ट कर सकती है। और उसके बाद जो यूनिट्स फाउंड्री में होती हैं उनकी जो रेंज है वो 1 टन से 10 टन तक होती है। अब मैं इस फर्नेस की वर्किंग के बारे में कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँगा कि इस पूरी फर्नेस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग हमें नज़र आ रही है ये सेल होता है और इसके बाद इसके अंदर ये जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये जो ब्लू कलर है ये चार्ज है, ये स्टील स्क्रैप होता है। और यहाँ पे हमारे पास बाद में ये मोल्टन मेटल है, यहाँ स्पाउट लगी है, इसको टैप भी कहते हैं। और ये साइड लाइनिंग है, यहाँ पे इसकी जो रूफ़ है रूफ़ पे भी लाइनिंग है और ये जो इसका बॉटम पोर्शन है सेल का यहाँ पे भी बॉटम लाइनिंग है। कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ पे लाइनिंग की होती है। ये जो लाइनिंग होती है ये ब्रीक रिफ्रैक्टरी होता है। इस लाइनिंग को करने का पर्पज़ ये होता है कि जो इंटरनल हीट है उस इंटरनल हीट से सेल के मटेरियल को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे ये इसका जो फ्लोर एरिया है यहाँ पे रैक की अरेंजमेंट है जिस पे सेल लगी होती है, क्योंकि जो सेल को जब टिल्ट करना होता है वो इस रैक पे मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट को करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टिल्टिंग सिस्टम लगा है जिसमें पिस्टन और सिलेंडर की अरेंजमेंट होती है। और यहाँ पे इस फ्लोर पे यहाँ पे एक हमारे पास स्विंगिंग मैकेनिज़्म लगा है। स्विंगिंग मैकेनिज़्म की जो कनेक्टिविटी है वो रूफ़ के साथ है। और जो टॉप पोर्शन होता है सेल का इसके अंदर 3 ओपनिंग होती हैं 1, 2 एंड 3 और तीनों ओपनिंग के थ्रू हम इलेक्ट्रोड को एंटर करते हैं सेल के अंदर। ये 3 इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर और तीनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टिविटी होती है इनकी 3 फेज़ पावर सप्लाई के साथ। और यहाँ पे ये पोरिंग लैडर लगा हुआ है, जब हमें मोल्टन जो स्टील है उसको लेके जाने के लिए ये अरेंजमेंट होती है पोरिंग जो लैडर है। अब मैं बात करूँगा कि इसमें जो वर्किंग है वो किस टाइप से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो रूफ स्विंगिंग जो मैकेनिज़्म है इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रोड हैं और जो रूफ है इसको मूव कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं और ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद क्या करते हैं कि क्रेन की हेल्प से इसके अंदर जो स्टील स्क्रैप है वो डाला जाता है, कहते हैं वो चार्ज आ गया है। जो वो स्टील स्क्रैप इसके अंदर आ जाता है उसके बाद इस मैकेनिज़्म की हेल्प से रूफ़ को वापस सेल के ऊपर लेके आते हैं। और जो रूफ़ के अंदर 3 इलेक्ट्रोड लगी हैं ये तीनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती हैं, इनको अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये वर्टिकली हेल्ड होती हैं। जब इनको अंदर इंसर्ट करते हैं तो इनके बीच जो चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रोड है थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है जो गैप है। और उसके बाद यहाँ पे 3 फेज़ जो हाई टेंशन 3 फेज़ पावर होती है उसको इलेक्ट्रोड के थ्रू सप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो जनरेट हो जाती है। और इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से जो चार्ज और जो स्टील स्क्रैप है उसको धीरे धीरे मेल्ट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो पूरा जो पोर्शन हमारे पास ये मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर जो थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइनिंग नज़र आ रही है तो इस टाइप से इसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ कुछ स्लैग या इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। अगर मैं इसके अंदर देखूं कि इसका जो फ्रंट साइड है वहाँ पे डोर लगा हुआ है, ये डोर है।
डूर का जो मेन पर्पज़ है वो है कि यहाँ से इजीली ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, और जो ये जो सेल है इसको टिल्ट करके इस डूर की हेल्प से यहाँ से जो स्लैग है उसको बाहर निकाला जाता है। और जब मोल्टन मेटल होता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो रूफ स्वेंजिंग मैकेनिज्म है इसकी हेल्प से पूरी तरह जब हमारा स्टील जो मेल्ट हो गया है, मेल्ट होने के बाद क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म की हेल्प से रूफ को सेल से अलग कर देते हैं। रूफ और तीनों इलेक्ट्रोड हैं जो वो अलग हो जाएंगी, वो दूसरी साइड घूम जाएंगी और ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। फिर इस हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन की हेल्प से इसको टिल्ट करेंगे और ये जो पूरी जो सेल है ये टिल्ट हो जाएगी। और टिल्ट होने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मोल्टन स्टील इकट्ठा हुआ है उसको इस पोरिंग लैडल के अंदर यहाँ पे डाल देंगे। और फिर से क्या होगा कि जो सेल है पूरी तरह से एम्प्टी हो गया है और ये जो पोरिंग लैडल के अंदर जो मोल्टन स्टील है ये बिल्कुल ही इम्प्योरिटी फ्री है। इस लैडल पोरिंग लैडल को फिर इस क्रेन की हेल्प से जहाँ पे हमारी कास्टिंग करनी है उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे और इस मोल्टन स्टील से जो कास्टिंग और जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है इसकी हेल्प से तैयार किया जाएगा। और जो स्लैग हमने इस डूर के हेल्प से बाहर निकाला था उस स्लैग को वापस फिर से क्या करेंगे, उसको फिर क्रशिंग करेंगे। उसकी क्रशिंग के बाद उसको फिर कन्वेयर के थ्रू वापस फिर वहीं उसी बकेट में आएगा। बकेट में आने के बाद उसको फिर से यहाँ चार्ज की फॉर्म में यहाँ इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद फिर रूफ स्विंजिंग जो मैकेनिज्म है उसके फिर से यहाँ पे कवर कर देंगे और इलेक्ट्रोड वापस आ जाएंगी और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और फिर से जो प्रोसेस है वो हमारी कंटिन्यूसली इसके अंदर चलती रहेगी। अब मैं बात करूँगा कि ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ एक्सपेंसिव अलोइंग एलिमेंट होते हैं जैसे क्रोमियम है, निकल है, टंगस्टन है इत्यादि को बड़ी आसानी से हम ऐड कर सकते हैं और बिना किसी लॉस व ऑक्सीडेशन को उनको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। और इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेज भी हैं और इस कुछ प्रोसेस की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी एडवांटेज क्या हैं? इसकी जो मेन एडवांटेज ये है कि जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है और फास्ट जो मेल्टिंग रेट है पॉसिबल है कि इसके अंदर हम जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई टेंशन 3 फेज पावर की हेल्प से थ्रू इलेक्ट्रोड। और इसमें जो कूलिंग रेट है वो काफ़ी फास्ट मिल सकता है हमारा। और दूसरा इसका एक ये जो है ये चीप है और इसके अंदर जो लो क्वालिटी स्क्रैप हैं, जो लो क्वालिटी स्क्रैप हैं उनको भी बार बार यूज किया जा सकता है क्रशिंग करके और जिससे क्या कि इकोनॉमी है वो थोड़ी अच्छी रहेगी। और नेक्स्ट जो इसका एक एडवांटेज है कि इसमें जो आवर टेम्परेचर होता है हमारा, जो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उस टेम्परेचर पे भी इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है कि उसको प्रॉपरली आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो टेम्परेचर है वो फर्नेस के जो एटमॉस्फेयर है वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपरली कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं। और जब भी हमें लार्ज क्वांटिटी को मेल्ट करना है, लार्ज क्वांटिटी का मतलब है कि जब आपको 5 से लेके 50 टन तक अगर आपको स्टील को मेल्ट करना है एक बैच के अंदर, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस में कि हम एक टाइम में बहुत सारा जो मेटल है उसको मेल्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस प्रोसेस की कि जब मेल्टिंग की जो इनिशियल स्टेज होती है इस प्रोसेस में तब ज़्यादा हमारा फ्लक्चुएशन होता है जो हमारे पास लाइव वोल्टेज है उसके दौरान, क्योंकि उस टाइम हमें आर्क को इनिशिएट करना होता है और जिससे क्या होगा कि यहाँ फ्लक्चुएलिटी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर की जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा है, कह सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजप्शन है इस प्रोसेस के अंदर। और इस प्रोसेस में स्टील के अलॉय को तो हम मेल्ट कर सकते हैं लेकिन जो हाई अलॉय स्टील होते हैं उनको मेल्ट नहीं कर सकते, इसकी भी एक मेन प्रॉब्लम है इस प्रोसेस के अंदर। दूसरा है कि जब भी ऑपरेशन को करते हैं ऑपरेशन के दौरान क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होती है और जो इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं और जिससे क्या है कि ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस प्रोसेस को जो डायरेक्ट आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस है इसको हम अगर इंडक्शन फर्नेस से कंपेयर करें तो इस फर्नेस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस इंडक्शन फर्नेस के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ पोल्यूशन भी है क्योंकि स्मोक और फ्यूम्स बनने की वजह थोड़ी पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है।
सो फ्रेंड्स, फिर भी ये जो प्रोसेस है ये स्टील को मेल्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी सुझाव है, आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।